Good afternoon. How are you all? Today we are talking about basis of accounting. Today we are talking about basis of accounting, जिसे बोलते हैं जो क्लास 11 का चैप्टर है, इसमें हम क्या बात करते हैं, जिसके अंदर there are two types of basis of accounting है. First one is cash basis of accounting. Cash basis of accounting, and the second one is accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting. तो सबसे पहले हम बात करें अकाउंटिंग की. तो what is the significant function of this? The most significant function of accounting is to determine profit or loss. भाई हम बात करें पहले हम the most significant function की. Significant यानी कि important function of accounting क्या है? Function of accounting is to determine profit or loss. To determine profit और लॉस. भाई सबसे पहले अकाउंटिंग बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें ये देखना कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना है. अब प्रॉफिट और लॉस हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, जिसके अंदर ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड. ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड. इसमें बच्चों केवल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है कि जिसमें कि जब भी हमने कोई भी सेल करी, अगर हमारे को पैसा रिसीव हो गया तो इट मींस वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड होगी. और हमने कोई एक्सपेंसेस इनकर करे हैं और तुरंत उसका पैसा पे कर रहे हैं तो वो भी हमारा कैश बेसिस में आएगा. क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है इट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्मॉल शॉपकीपर, स्ट्रीट होकर. क्यों? क्योंकि वो जो है उनके पास उधार होने की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कम होती है. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ओनली और ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है. ओनली और ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है. तो बात करते हैं कैश बेसिस में. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है जिसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है. ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है. इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं which is due but not to be paid. जो देना है बट दिया नहीं है. फिर कहता है प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस which is paid in advance. फॉर एग्जांपल प्रीपेड इंश्योरेंस. भाई आज हमने कोई इंश्योरेंस करवाई, हमने कोई स्कूटी बाइक गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, तो उसके लिए जो पैसा हमें एडवांस में पे करना पड़ता है तभी तो हमारी पॉलिसी रिन्यूअल होती है. तो इट मींस क्या है कि जो पैसा हम एडवांस में पे कर रहे हैं दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. और वो किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है. फिर ऐसे इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ये भी कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होती है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो इनकम जो अभी हमने अर्न भी नहीं करी है, हमने कोई काम भी नहीं करा है और उससे पहले हमें कोई पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो भी कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा. देन एक्रूड इनकम. अब एक्रूड इनकम कौन सी होती है? एक्रूड इनकम की बात कर रहे हैं वो इनकम विच इज अराइज, जो अराइज तो हो गई है बट नॉट टू बी रिसीव्ड टिल नाउ. रेंट आना है, रेंट किराया आना है बट आया नहीं है, तो वो भी कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा. वो भी कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा. तो हम यहां पे बात करेंगे पहले किसकी. अब इसके अंदर एक्रूअल बेस कैश बेसिस के अंदर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अनेबल टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. बिकॉज क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं. ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है और इट डजंट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज. बिकॉज क्यों?
क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब कैश में सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, जा रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013, रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, याद रखना बच्चों। और दूसरा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपका लेस रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वी आर अनेबल टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, कि जब तक हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं मालूम पड़ेगा, तो सो दैट वी आर अनेबल टू फाइंड एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन of the business. It is prepared by generally doctor, CA, lawyer, small businessman, यानी कि शॉपकीपर लाइक स्ट्रीट हॉकर वगैरह, स्ट्रीट हॉकर, ये सब लोग जो है एक्सेट्रा, ये सब कैश बेसिस पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, इसमें कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। तो इसी की वजह से हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बच्चों, इसके अंदर बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। अब भाई जब इसके अंदर जब कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन accrued income और income received in advance, all are to be recorded. And when we, जब हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस वी आर एबल टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि देखो, जब हमारे पास कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद टू फाइंड एग्जैक्ट करेक्ट बोलने की बात है कि टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, तो इसके बेस पर हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन आल्सो, एंड फाइनेंशियल पोजीशन कि वेयर वी आर स्टैंड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और ये जो है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एक्ट 2013, और इट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब भाई जाहिर सी बात है, जब कैश एंड क्रेडिट जब दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा रही है, तो जनरली इस तरह की ट्रांजैक्शन किस लेवल के बिजनेस के लिए रिकॉर्ड होगी? ये जनरली जो आपके बड़े बिजनेस होते हैं, लाइक जैसे कि मैं कहूं आपका कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, लाइक जैसे बिजनेसमैन is maintained this kind of accounting, क्योंकि क्या होता है कि एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जनरली बड़े बड़े बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि ऑन दैट बेसिस दे आर एबल टू फाइंड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन आल्सो। एंड एक्यूरेट बेसिस जो है, एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है इज मोर रिलायबल ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल। ये जो है ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बिजनेस के लिए, जो बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं उनके लिए मोर रिलायबल है, क्योंकि उसके बेस पर ये क्या करते हैं,
भाई ये जो है रिलायबल किस लिए बताओ जल्दी से। ये रिलायबल इसलिए है क्योंकि इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं एंड दस इट रिवील करेक्ट प्रॉफिट लॉस, क्योंकि उसके बेस पर जब कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके बेस पर हम करेक्ट प्रॉफिट लॉस को रिवील करते हैं। क्या रिवील करते हैं भाई? करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को। और देखो जब हम कैश और क्रेडिट जब दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस केस में वी हैव टू रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि देखो जब तक हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को रिवील नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो जिसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 on ₹4 lakh, out of which he received ₹3,50,000. He incurred an expenses of ₹170,000, out of which 40,000 are outstanding. He also received consultancy fee relating to previous year for ₹45,000 है and also paid ₹20,000 expenses of last year. You are required to determine his income for the year. If he follows cash basis of accounting. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। अब भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, चाहे वो आपका लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इस साल से रिलेटेड हो। हमें ये देखना है कि इस अकाउंटिंग ईयर में, करंट अकाउंटिंग ईयर में कितना कैश का फ्लो हुआ। तो जैसा कि हमने यहां पे देखा कि भाई हमने जो कंसल्टेंट था विजय, उसने जो अर्न किया था वो 4 लाख किया था, बट आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड ओनली ₹3,50,000। तो हमें यहाँ पे जो हमारी इनकम रहेगी, तो पहले बात करें इनकम में। तो इनकम में जो उसने अर्न किया है, अर्न बाय विजय ₹3,50,000 and he received also consultancy fee which is related to previous year है, लेकिन हमें मिल कब रही है? हमें इस साल मिल रही है। तो वो हमारी इनकम, वो हमारी क्या हो गई? इनकम। तो कंसल्टेंसी फीस जो है हमारे पास वो रुपीस है 45,000। तो टोटल इनकम कितनी होगी बच्चों हमारे पास? 3,95,000। ये हमारी टोटल इनकम हो गई, जिसमें से हम क्या लेस करेंगे? हम एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? हम एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। और अब हमें ये देखना है कि हमने कितना पेड किया। भाई आउट ऑफ विच ही इनकर्ड एन एक्सपेंसेस है ऑफ ₹170,000। उसके जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड 170, बट आउट ऑफ विच he paid only 1,30,000 because 40,000 are outstanding। 40,000 रुपीज आर आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? जो पेड बाय विजय है दैट इज 1,30,000 एंड he paid 20,000 रुपीज फॉर द लास्ट ईयर। और उसने इसी साल में पिछले साल के 20,000 रुपए भी पे किए हैं। तो पेड ऑफ लास्ट ईयर
जो उसने लास्ट ईयर के जो पे किए हैं 20,000, तो टोटल मिला के उसने पेड किए कितने 1,50,000। तो रिमेनिंग जो बचा दैट इज योर प्रॉफिट 2,45,000। 2,45,000। यहां पे आप ये कह लो कि अब उसकी वो नेट इनकम आ गई। क्या आ गई इसकी वो नेट इनकम आ गई आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। ओके, अब हम उसी क्वेश्चन को जो पहले क्वेश्चन किया है, जो क्या था, विजय कंसल्टेंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 earned rupees 4 lakh, out of which he received 3,50,000 and he incurred an expenses of rupees 170,000, out of which 40,000 rupees are outstanding. He also received consultancy fee relating to the previous year rupees 45,000 and also paid 20,000 rupees expenses of last year. Then you are required to determine his income for the year if he follows accrual basis of accounting. अगर यहाँ पे वो accrual basis of accounting को फॉलो करता है तो हमें उसकी इनकम को डिटरमाइन करना है। As I told you, in the case of accrual basis of accounting, both cash and credit transactions are to be recorded. But बच्चों ध्यान देना, both cash and credit transactions are to be recorded, but related to current year. But related to current year only. इसके अंदर प्रीवियस ईयर की कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी इनकम कंसीडर नहीं होगी, बिकॉज वो ऑलरेडी इंक्लूड है इन दैट काइंड ऑफ ईयर, इन दैट ईयर। हमें एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब हम बात करेंगे तो हमें वही इनकम वही एक्सपेंसेस कंसीडर करना है विच इज रिलेटेड टू द करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का हमें कोई भी एक्सपेंसेस कोई भी इनकम इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज विच इज रिकॉर्डेड इन दैट ईयर। ओके, तो हम बात करेंगे पहले आंसर में। अब हमारे पास जो रेवेन्यू है या इनकम वो कितना है, हमें टोटल जो विजय जो कंसल्टेंट है उसको अर्न हुआ है 4 लाख, लेकिन अर्न 4 लाख हुआ है, रिसीव कितना हुआ है ओनली 350। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमें सिर्फ ये देखना है कि टोटल इनकम कितनी अर्न हुई है और टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है, वो भी करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो इनकम अर्न हुई है, इनकम जो अर्न हुई है वो रुपीस हुई है 4 लाख। क्या हुई है 4 लाख। और इसमें से हम लेस करेंगे किसको, एक्सपेंसेस को। हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस को, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो कितने हुए बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास 1,70,000। और यहां पे जो हमारा आंसर आएगा 2,30,000, जो हमारी नेट इनकम है। ये हमारी क्या है, नेट इनकम है, जिसको मैंने कहा था कि हम इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि एक्यूरल बेसिस के अंदर बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम। समझा बच्चों। इसी की तरह से अब 2-4 क्वेश्चन जो है आप ट्राई करेंगे। अब कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।